गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पहला एक जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो ग्रामर से रिलेटेड ये बात है कि हमको विशेषण बताए गए हैं कि 1 से लेके 25 तक, और जैसे कि भाववाचक संज्ञा 1 से 25 तक। तो अगर आपको लिस्ट में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 25 तक कैसे बन रहा है, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 ओपन करिए और उसमें देखिए आगे के पेज पर आपको नीचे दिखेंगे जहां पर लिखा है विशेषणों की रचना। वहां पर आपको पहले ही पेज पर 8 विशेषण तो आपको दिखाई दे रहे हैं, उदासी, इतिहास, धन, नमक, है ना। इधर साइड में भी लिखे हैं 8, तो यही हो गए। उसके बाद आपके जो पहले वाली टेबल में दे रखे हैं उसमें भी भाव तक देखिए तो 24 तो हो ही जा रहे हैं। तो ये आपके सारे हो गए। हाँ, जो इस तरह से किए यह ऐसा वो सब अगर आप ना भी करें तो चलेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप टोटली इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए। मैं आपसे कल भी बता चुकी थी कि ये तो आपकी एक सीखने के लिए, आपकी कॉपी में लिखने के लिए होता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इसी में से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपकी बुक में अगर आपके पाठ में भी कुछ वर्ड आ रहा है, मान लो है घबराहट। अब घबराहट एक क्या है, घबराहट भी एक भाववाचक मान लो संज्ञा है, ठीक है। तो घबराना से घबराहट। अब आप कहेंगे कि हमको जब भाववाचक संज्ञा बताया तो मैम उसमें घबराहट तो आया नहीं था, लेकिन जब हम आपको पाठ पढ़ाते हैं तो हम सब कुछ समझाते हुए चलते हैं कि इसका विलोम ये होता है, इसका पर्यायवाची ये होता है, ये इसका विशेषण है, तो ये भाववाचक संज्ञा इसकी ये बनती है। तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना ही होता है। देखिए, व्याकरण जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, हमारी नॉलेज के लिए होता है। कहीं से भी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो आप ना जानते हो, लेकिन आप इसके ऊपर भी डिपेंड मत रहिए कि आपने जो कुछ बुक में लिखा है एग्जैक्टली वही आएगा। ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए होता है कि आपको एटलीस्ट इतने वर्ड्स लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से भाववाचक संज्ञा में भी जो दे रखा है, तो आगे जो भाववाचक संज्ञा में जो वर्ड दे रखे हैं आप शुरू के 25 काउंट कर सकते हैं, लेकिन बुक में से भी अगर कोई भाववाचक संज्ञा कहीं भी वर्ड्स आ रहे हैं हम कहीं से भी निकाल के दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस बारे में कोई कंफ्यूजन आपको रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ, मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए भी बोला था कि क्वेश्चन आंसर के लिए भी आप बिल्कुल डिपेंड मत रहिए कि कल को आप कहें कि मैडम ये क्वेश्चन तो बुक के पीछे दे नहीं रखा है, कैसे पूछ लिया गया। कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है, ग्रामर पूरे पार्ट में से कहीं से भी आ सकती है। बुक के पीछे जो आपके ग्रामर दे रखी है, अगर आप कहें कि मान लो कि अगर पीछे उपसर्ग प्रत्यय का कोई दे रखा है या और कुछ दे रखा है और आप कहें कि मैम आपने तो उपसर्ग प्रत्यय नहीं बताया था, मगर बुक के पीछे अगर वो एक्सरसाइज में दे रखा है तो वो आ सकता है। मैं उपसर्ग प्रत्यय की बात नहीं कर रही हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये तो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है। मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ कि अगर बुक के पीछे कुछ दे रखा है, बुक में आपको चैप्टर के पीछे कुछ दे रखा है तो वो भी इंक्लूडेड है ना। अगर आप कहेंगे कि मैम विलोम आपने 1 to 25 लिखवाए थे, इसमें जो आपने वर्ड पूछा वो तो विलोम में था ही नहीं, तो मे बी वो आपके चैप्टर के पीछे वाले वर्ड्स में से हो, या फिर आपको जनरल नॉलेज, हमको मालूम होता है कि अगर मैं कह दूं कि दूर, तो दूर का आपको मालूम है कि विलोम पास है ना। तो उतना तो आप जानकारी रखते हैं, आप क्लास 7th में आ गए हैं बेटा, और हम लोग ऐसा ही देंगे जो आप लोग कर सकते हैं। आपके समझ से बाहर का या आपके स्तर से बाहर का आपको नहीं दिया जाएगा, तो उस बारे में आप कंफ्यूज मत रहिए। और कई लोग मुझसे कुछ इस टाइप के भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैम आपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में नहीं बोला है, क्या फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा। अरे जब मैंने नहीं बोला है तो इसका मतलब वो नहीं आने वाला है। ग्रामर की बात अलग है कि हम बुक के अंदर से भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन चैप्टर तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने आपको फटा हुआ बूट बोला है और आगे से उसके पहले वाला चैप्टर आ गया। ऐसा नहीं होगा कि आपको चैप्टर अलग से पूछ लिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि अगर मैम आपने कहा है कि फटा हुआ बूट आना है तो क्या मैम स्नेह शपथ नहीं आएगा। ऑब्वियसली जब नहीं बोला गया है तो नहीं आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये तो हो गया आपका, मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो ही गया होगा। तो अब आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। उसके बाद अब आज हम कल संस्कृत का भी मैं आपको सिलेबस बता चुकी थी।
अब आप हम पहले पार्ट को आगे बढ़ाने से पहले अब हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे। हम जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर हम आगे शुरू करेंगे। तो अब हम डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे। तो जैसे आपका फटा हुआ बूट चैप्टर है, तो फटा हुआ बूट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किस तरह से जो एक गरीब आदमी था, ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं था, उसके जो चाचा थे वो गांव में रहते थे और अकेले रहते थे। तो उनका वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उसको गाड़ीवान से पता चलता है कि चाचा बीमार है और आपको बुला रहे हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर वो वहाँ जाता है। रास्ते में क्योंकि वो गरीब था, उसके पास जूते भी नहीं थे पहनने के लिए, तो फटे हुए जूते पहन के जाता है। रास्ते में उसको लालच आ जाता है तो वो किसी के जूते चुरा लेता है। लेकिन क्योंकि वो खुद ईमानदार था तो क्या होता है कि वो उसकी आत्मा नहीं स्वीकार कर पाती है कि मैं कुछ चोरी जैसा काम करूं। तो वो क्या करता है कि जूते वापस रखाता है। फिर उसको जब वहां चाचा के यहाँ पहुंचता है तो पता चलता है कि चाचा जी तो एक्सपायर हो चुके हैं, और क्योंकि वो नहीं पहुंच पाया टाइम से तो चाचा जी अपनी सारी संपत्ति किसी और को दान करके चले गए हैं। तब फिर उसको लगता है, उसको बुरा नहीं लगता है, उसे लगता है कि अगर संपत्ति मिलने से पहले ही अगर मेरे दिमाग इतना खराब हो गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, तो संपत्ति मिलने के बाद मेरा कितना ज्यादा पतन हो जाता, तो अच्छा हुआ मुझे संपत्ति नहीं मिली। तो ये आपका चैप्टर था। उन्होंने देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। मछेरों मतलब होता है मछुआरा। अब मान लो यही शब्द आ गया मछेरों, है ना। अब आपको शब्दार्थ में शब्द आ गया मछेरों। जब आपको मैडम ने पढ़ाया होगा उन्होंने इसका अर्थ भी बताया होगा कि मछेरों का मतलब मछुआरा होता है, बशर्ते कि आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा हो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वीडियो नहीं देख रहे हैं ढंग से। जैसे कि मैंने ग्रामर का पोर्शन भी कल सिलेबस में डिस्कस कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैम ग्रामर का पोर्शन आपने डिस्कस नहीं किया, ग्रामर में क्या आएगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है साफ कि उसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, वरना इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस भी जो आपको मैडम गर्मी की छुट्टियों से पहले पढ़ा चुकी है उन्हें भी बार बार देखिए, मेरे वीडियोज भी बार बार देखिए। मेरे वीडियो में से तो हालांकि हमने जो चैप्टर पढ़ा वो अभी नहीं आने वाला है, वो बाद में आएगा, लेकिन मैडम का भी आप वीडियो बार बार देखिए जो उन्होंने ग्रामर समझाया है, उन्होंने विशेषण बहुत अच्छी तरह से समझाया है, तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। हो सकता है बहुत सारी बातें हम दिमाग से उतर जाती हैं हमारे, कि मान लो मैम ने बताया होगा मछेरों मतलब मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं उनको मछुआरा कहते हैं। अब आपसे शब्दार्थ में पूछ लिया गया मछेरों का अर्थ लिखिए। अब आप कहेंगे मैम पीछे तो वर्ड दे ही नहीं रखा है मछेरों, तो हमसे कैसे पूछ लिया गया। तो बात वही है कि बुक के अंदर भी जो शब्द दे रखे हैं उनमें से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको वर्ड्स को समझना है, सारे पाठ को समझना है। मैंने बार बार कहा है कि अंदर से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पाठ को पढ़ना समझना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार वीडियोस को भी देखना है। ग्रामर में मैम ने विशेषण पढ़ाया था, विशेषण के सारे भेद भी बताए होंगे आपको। गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिसमें हमको किसी वस्तु का जो होता है गुण के विषय में पता चलता है, गुण की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो उसके रूप रंग से संबंधित हो, चाहे उसकी आकार प्रकार से संबंधित हो, स्वाद से हो, रंग से हो, हाइट से हो, किसी भी तरह का जो हमको गुण बताता है उसका, चाहे उस गुण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको अच्छाई बता रहा है, दुष्ट भी होता है वो उसका गुण, मतलब कि उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर आदत है, उसको हम गुण कह सकते हैं। तो इस टाइप के आपको मैम ने विशेषण के भेद भी बताए होंगे, संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, है ना। तो और उनके भी जो अंदरूनी भेद होते हैं कि निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, वो सब भी आपको मैम ने बताए होंगे। तो क्वेश्चन उसमें से भी निकल के आ सकते हैं कि आपको अंडरलाइन किया हुआ कोई वर्ड दे रखा हो और आपको विशेषण का भेद पहचानना है, या फिर आपको विशेषण में परिवर्तित करना है, या फिर आपको विशेषण लगाना है किसी वर्ड के आगे, या आपको विशेषण और विशेष्य दोनों लिखा हुआ है, आपको उसमें से पहचानना है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये आपने 25 वर्ड्स याद कर लिए तो आपको बस यही आ जाएगा कि आप ये विशेषण बना कर दीजिए। हो सकता है कि आपको पहचानने को आ जाए कि विशेषण इसमें कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। हो सकता है कि आपको भेद पहचानने को आ जाए। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। तो आज हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने के बजाय मैं सोचती हूँ कि पहले आपको यही क्लियर कर दूं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप डेली क्या करिए
कि बार बार जो मैम ने पहले के वीडियो हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट तो है नहीं, मैं समझती हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि आप सारे हिंदी के ही वीडियोस लेके बैठ जाएंगे, दूसरे भी सब्जेक्ट हैं आपके पास। आप पुराने सब्जेक्ट ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है कि गर्मी की छुट्टियों से पहले के, मैं दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं स्पष्ट बता सकती हूँ, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि गर्मी की छुट्टियों से पहले पढ़ाया गया चैप्टर ही आ रहा है। आप लोग वो वीडियो बार बार देखिए। टीचर की कही हुई कोई बात आपको हो सकता है कि आपके दिमाग से उतर गई हो, अब आपकी समझ में आ जाए, वो आपके काम में लग जाए। वीडियोस को बार बार देखिए। उसके अलावा आप पाठ को बार बार पढ़िए, समझिए सारे। देखिए विशेषण आपको ऐसा कोई परिभाषा के रूप में नहीं पूछ लिया जाएगा कि विशेषण की परिभाषा बता दीजिए, या आपको लिंग की परिभाषा बता दीजिए, या आपको भाववाचक की विशेषण परिभाषा बता दीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको परिभाषा नहीं आती होगी तो आप किसी चीज को पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो मैंने पूछ लिया कि यह लड़की सुंदर है, अब मैंने सुंदर के नीचे अंडरलाइन कर दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको ये रेखांकित शब्द का विशेषण का भेद पहचानना है। अब आपको पता तो होना चाहिए, अगर आपको सुंदरता गुणवाचक की अगर आपको परिभाषा मालूम होगी कि हमको जिसमें किसी गुण का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से अगर मैंने दे दिया कि मेरे पास 4 किताबें हैं, अब आपको 4 को अंडरलाइन कर दिया है और आपसे विशेषण का भेद पूछ लिया है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जिसमें संख्या निश्चित संख्या बताई जाती है उसको निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है, अगर आपको परिभाषा नहीं मालूम होगी तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। आपको वर्ड में एज इट इज जैसा बुक में लिखा है, आपको वैसी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस परिभाषा को समझने की जरूरत है और उसे याद रखने की जरूरत है अपने शब्दों में, जिससे आप भेदों को पहचान सकें। तो इस तरह से आपको अपने सभी, चाहे भाववाचक हो, चाहे विशेषण हो, चाहे आपका जो भी सिलेबस में चीजें आ रही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर 1 से 25 तक लिखा है, देखिए आपको छुट्टियों से पहले समय कम था, वीडियो छोटे छोटे जाते थे, समय कम हुआ करता था। मैम ने मान लो बता दिया है कि 1 से 25 तक आना है, क्योंकि उस समय कम था, वो आपको कॉपी में लिखने के लिए हिसाब से बता दिया गया कि आपसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि उसमें 100 वर्ड्स दे रखे हैं तो आप 100 के 100 किताब में कॉपी में लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है इतना सारा, इसलिए कह दिया जाता है कि 25 लिखिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उन 25 शब्दों में बंध के रह गए हैं, आपको 25 के बाद 26वां शब्द नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बुक में जो दे रखा है वो आपकी नॉलेज के लिए ही दे रखा है, आपके सिलेबस में वो सब कुछ है, चाहे वो आपको 25 लिखवाए भी गए हैं पर बाकी के भी शब्द आपके सिलेबस में हैं, बुक में दे रखे हैं, मतलब है। आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं क्योंकि आप इतना सारा कहाँ तक लिखने बैठेंगे, लेकिन आपको उन्हें पढ़ना तो है ही, क्योंकि जब तक आप अपनी वर्ड्स को नहीं समझेंगे, वर्ड्स को नहीं लर्न करेंगे, जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी तो आपकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए कि 1 से 25 तक आने हैं, 1 से 15 तक आने हैं, तो हम 16वां ना करें या हम बुक में से ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक ओवरऑल तैयारी करिए, और कल से अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन लेके और बाकी का हम लोग नया पार्ट जो है अपना उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अपना आगे पार्ट बढ़ाएंगे।